तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 238 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने मोरोसा को दे दिया होता है उन सारे बॉडीज को कि लो तुम खा लो और ब्रेक थ्रू करके दिखा दो, क्योंकि मुझे तुमसे काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट है। अब दिखाया जाता है कि इसी के साथ मोरोसा सिक लीजन में चला जाता है और लगभग हाफ सेंचुरी गुजर चुका होता है, मतलब 50 साल बीत चुके होते हैं। अब लू फेंग जो कि सिटी लॉर्ड मैंसन्स के ऊपर पवेलियन में बैठा हुआ था, वो यहाँ पे कहता है कि मोरोसा का इस बार का ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा लंबा टाइम ले रहा है। अब लू फेंग अपने थॉट से मोरोसा को स्टार टावर्स के अंदर सेंस करने लगता है और उसे पता चलता है कि स्टार टावर्स में जितने भी मटेरियल्स जो कि लू फेंग ने प्रोवाइड किए होते मोरोसा को, वो लगभग 2/3 खत्म हो चुके थे और बाकी सब वैसे ही बिना छुए रखे हुए थे। अब इसी के साथ लू फेंग मोरोसा के ऑरा को भी महसूस करता है, जो कि धीरे धीरे मतलब बहुत धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था। लू फेंग स्माइल के साथ कहता है कि उसकी जो ऑरा है ऑलरेडी एम्पर ग्यूजी और गॉड किंग वूजिन को सरपास कर चुकी है और वो अभी भी ट्रांसफॉर्म कर रही है। और लू फेंग को विश्वास था कि वो अपने इस खाने के बाद अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को कंप्लीट कर लेगा और वो ट्रूली अल्टीमेट रियलम तक चला जाएगा। और लू फेंग को भी बस इसी का इंतजार था। और यहाँ पे बताया जाता है कि इस एरा में सिर्फ डी किंग और मास्टर ऑफ 10,000 वर्ल्ड्स जो कि 1G किंगडम्स के थे, वही अल्टीमेट रियलम को पा पाए थे अपने कंप्लीट डॉ की वजह से। अब देखो अल्टीमेट रियलम पाने का अलग अलग रास्ता होता है, लेकिन अब अगर आप कंप्लीट डॉ को यूज करके अल्टीमेट रियलम तक जाते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। और हमें बताया जाता है कि देखो जितने भी एम्पर्स और मोनार्चेज होते हैं उन सब की पावर्स जरूरी नहीं है कि वो अल्टीमेट रियलम तक ही होगी। कह सकते हो कि वो अल्टीमेट रियलम से कम भी हो सकती हैं, लेकिन एम्पर और मोनार्चेज अपने पावरफुल सीक्रेट ट्रेल्स का यूज करके एक अल्टीमेट रियलम जितनी बियॉन्ड कल्टीवेशन स्ट्रेंथ को शोकेस कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें रिफाइनमेंट्स ऑफ मेथड्स में, तो उन्हें पहले अपने पावर्स को इस हद तक बढ़ाना होगा कि वो ऑलरेडी बिना किसी ट्रेजर्स को यूज किए अल्टीमेट रियलम तक पहुंच पाए। अब देखो रियलम बेस्ड जो होते जैसे मोरोसा, वो खा पी कर ही अपने आप को अल्टीमेट रियलम तक ले जा सकते हैं बिना किसी ट्रेजर्स को ही यूज किए, बस खाने से ही। उनकी पावर्स ऑलरेडी उन सारे एम्प्रेस से भी काफी ज्यादा हो जाएगी। अब लू फेंग वहां पे अपने वाइन के कप को पीते हुए कहता है कि बस एक बार मोरोसा अपने ब्रेक थ्रू को कर ले और वो अल्टीमेट रियलम का पेइंग बन जाए, फिर मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मैंने जो सोच कर रखा है वो मैं कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लू फेंग के प्लान होते हैं, उसके बारे में हमें बताया तो नहीं जाता है और अभी तक लू फेंग पूरी तरह से कॉशियस था। अपने हर एक चीज अपने हर एक मूव में वो यहाँ पे छिपा कर रखे हुए था मोरोसा को, क्योंकि उसे पता था कि एंशिएंट किंगडम्स के पास कई सारे इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हैं और वो आराम से टाइम एंड स्पेस के अंदर ट्रेसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, काउजन इफेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, उनके आइडेंटिटी के बारे में भी रिवील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि अगर यहाँ पे किसी बंदे ने, जैसे मोरोसा को ही देख लो, वो एक रियलम बीस्ट का बंदा है और वो अगर अल्टीमेट रियलम तक पहुंच गया तो अपने कंप्लीट डॉ तक को सीख जाएगा, जैसे लू फेंग को सीखना पड़ता है। लेकिन मोरोसा अपने आप अल्टीमेट रियलम में आने के बाद कंप्लीट डॉ को सीख लेगा और बताया जाता है कि जो भी अपने कंप्लीट डॉ को सीखा होता है उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, मतलब कि इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट होते हैं। अब बताया जाता है कि कंप्लीट डॉ के भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एक डॉ अगर परफेक्ट बन गया तो वो किसी भी दूसरे अटैक को वीक कर सकता है। अगर लू फेंग अपने फॉर्मिडल मेंटल विल पावर से भी अटैक करे तो वो भी कमजोर हो जाएगी। मतलब ये समझो कि सामने वाले बंदे ने कंप्लीट डॉ सीख रखी है और एक बंदा है जिसने कंप्लीट डॉ नहीं सीख रखी है, तो लू फेंग उस बंदे को आसानी से मार देगा जिसने कि कंप्लीट डॉ को नहीं सीखा होगा। लेकिन जिस बंदे ने कंप्लीट डॉ को सीख रखा होगा उसे मारने में लू फेंग को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या कह सकते हो कि लू फेंग उसे अपने विल पावर के मदद से ही सिर्फ मार नहीं सकता है। और लू फेंग की जो अंडरस्टैंडिंग होती है मिस्टीरियस पावर्स में वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट डॉ की पावर्स ही होती है कि वो जितने भी बाकी सारे अटैक्स होते हैं उन सबको कमजोर बना देती है। और जब कोई बंदा ट्रांसेंडेंट गॉड किंग लेवल्स तक
तक चला जाए तो यार उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और यहाँ पे बताया जाता है कि अगर किसी बंदे ने भी डिवाइन किंग लेवल्स मतलब गॉड किंग लेवल्स की वेपन्स तक का भी यूज़ किया फिर भी वो उस वेपन से उसको मार नहीं पाएगा। आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग डॉ की पावर होती है। और मोरोसा भी ब्रेक थ्रू करने के बाद कंप्लीट डॉ को सीख ही जाएगा, बस उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे लूफेंग इसी के बारे में सोच रहा होता है। अब यहाँ पे कहता है कि फ्यूचर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे सामने भी ऐसे बंदे आ सकते जिन्होंने की ग्रेट डॉ को सीख रखा होगा। जैसे लूफेंग जानता था कि वो बाहर जाएगा तो बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, वहां पे 3 मेजर रेसेस के बंदे तक मौजूद हैं, साथ में 2 कंट्रीज के एंसेस्टर भी थे। उन सब ने भी तो अपने ग्रेट डॉ को सीखा होगा, लेकिन क्या करें उन सब के सामने वो भी कुछ नहीं कर सकता है। लूफेंग की स्पिरिचुअल विल भी उन सब का सामना नहीं कर सकती। अब लूफेंग अपने पाथ के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो कहता है कि मैंने बहुत लंबे अरसे से प्रैक्टिस नहीं किया है और अभी भी मैं गॉड किंग रियल्म के सेकंड लेवल में अटका पड़ा हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करूँगा, मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसे पता था कि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और उसका ओरिजिन कॉन्टिनेंट में इस वक्त 2 मेन गोल होता है। पहला तो अल्टीमेट स्टेट। अब अल्टीमेट स्टेट तक पहुंचने के बाद ही लूफेंग इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट से केज वर्ल्ड को छोड़कर बाहर जा सकता है। और दूसरा होता है धीरे धीरे करके कई सारे हाई लेवल सीक्रेट्स टेक्निक्स को कंप्रीहेंड करना। लूफेंग जानता था कि उसे बहुत लंबा टाइम है, बिलियंस ऑफ ईयर्स है, और यहाँ पर लूफेंग आराम आराम से धीरे धीरे हायर लेवल सीक्रेट टेक्निक्स को कंप्रीहेंड कर सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोअर लेवल में आप हायर लेवल के सीक्रेट टेक्निक्स को सीखोगे उतना ही चल के आगे आपको फायदा होगा। लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कहता है मास्टर्स। अब दिखाया जाता कि वो बंदा कोई और नहीं लूफेंग का सेकंड डिस्पल जिन यून होता है। वो लूफेंग के सामने आकर झुक जाता है, जिसके बाद हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि चलो अंदर आ जाओ। अब जैसा कि आपको पता ही है कि जिन यून डाओ सेक्ट का सबसे हाईएस्ट टैलेंट वाला डिस्पल होता है और उसने अपने आप को केओस फिल्म में भी ब्रेक थ्रू करा लिया होता है, लेकिन इन 50 एरास के साथ ही वो अपने आप को केओस फिल्म के पीक लेवल तक भी ले आया होता है। उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी सेट के ट्रैवल मैटर्स में नहीं होता, बस वो इंटायर सोलरी कल्टिवेशंस पे फोकस कर रहा होता है। अब जिन्यू आता है लूफेंग के सामने झुकता है और कहता कि मास्टर मैंने हेवन क्लींजिंग ब्रांच और केओस क्लींजिंग ब्रांच को सीख लिया है, उसके लिमिट्स तक कल्टीवेट कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी फाइनल स्टेप्स को नहीं मास्टर कर पा रहा हूँ जो कि ग्रेट डॉ के ब्रांचेस हैं। तो लूफेंग कहता है कि जिन्यून तुम केओस वेलम में सिर्फ 200 ईयर्स पहले ही ब्रेक थ्रू किए हो, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जिसके बाद लूफेंग आगे कहता है कि लेकिन तुम्हें ये आगे पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास अभी इनफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम इनफ रिसोर्सेज के साथ भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हैं। बात करें टू एंशिएंट कंट्रीज की तो उनके फर्स्ट रैंक प्रिंस के पास भी इनफ रिसोर्सेज हैं, उनको इन सारे इनफ रिसोर्सेज के साथ भी केओस फिल्म के पीक पे आने में 100 ईयर्स लग गए थे, जिसकी वजह से देखा जाए तुमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रखा है। अब यहाँ पे जिन कहता है कि ये डिस्पल जानता है कि इसका जो टैलेंट है वो इंटायर ओरिजिन कॉन्टिनेंट में उतना भी खास नहीं है, और वो लूफेंग की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मास्टर आपने तो केओस वेलम में कुछ ही फ्यू सेंचुरीज में ही पहुंच गए थे, ऑलरेडी ट्रांसेंडेंट केओस वेलम के बेंग बन चुके थे। तो लूफेंग हंसते हुए कहता है, और इंडीड ये सच था कि लूफेंग केओस वेलम में सिर्फ कुछ ही सेंचुरीज में जा गया था, उसने ऑलरेडी अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडीज को उस लेवल तक ले गया था, और साथ में लूफेंग की इस लेवल तक पावर बढ़ चुकी होती है कि यहाँ पर बाकी के दूसरे दुनिया के लोग लूफेंग को किसी गॉड किंग का री इनकारनेशन मारने लगे थे, क्योंकि लूफेंग ने इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें दिखा रखी थी अपने केओस वेलम में रह के। लूफेंग उसकी तरफ देखता और कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे सेकेंड रैंक प्रिंसेस भी जो एंशिएंट कंट्रीज में होते हैं वो भले ही केओस वेलम में अर्ली पहुंच जाए पीक पर, लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए कि ऐसे कई सारे प्रिंसेस ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि गॉड किंग के बॉटल नेक पे जाके अटक जाते हैं, उससे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं। अब जिन यून भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि वो अपने बॉटल नेक पे
अटक जाता है, मतलब कि केओस रेलम के पीक पे जाकर ही रह जाता है, वो गॉड किंग में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है। जिसके साथ लू फेंग उससे कहता कि देखो जो केओस रेलम में कल्टीवेट करना है वो मेयरली ग्रेट डाओ के ब्रांचेस को कॉम्प्रीहेंड करना होता है, और जितना ज़्यादा हम यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ग्रेट डाओ के ब्रांचेस को सीखने के लिए हमें यहाँ पे उसको पढ़ने की नहीं बल्कि सडन इनलाइटमेंट की ज़रूरत होती है। अब जिन्यून कंफ्यूज हो जाता है कि ये सडन इनलाइटमेंट होता क्या है। तो लू फेंग कहता है कि सडन इनलाइटमेंट को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं। वो कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मेन मुद्दा होता है हमें नॉलेज को गेन करना, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हमें ग्रेट डाओ को कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए, और तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि अभी के फिलहाल तुम ग्रेट डाओ को उस हिसाब से नहीं सीख सकते जैसा कि तुम सोच रहे हो। तुम्हें सबसे पहले गॉड किंग लेवल सीक्रेट टेक्निक्स को कॉम्प्रीहेंड करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब तुम इन सारे सीक्रेट टेक्निक्स को कॉम्प्रीहेंड कर लोगे तो तुम आराम से केओस रेलम के ट्रांसेंडेंट बीइंग कहलाने जाओगे, और जैसे ही तुम 2 से 3 सीक्रेट टेक्निक्स को कॉम्प्रीहेंड करोगे उतना ही ज़्यादा तुम ग्रेट डाओ के नज़दीक आते जाओगे। मतलब कि सीक्रेट टेक्निक्स को सीखने के साथ साथ तुम यहाँ पे अपने आप को ग्रेट डाओ को भी सिखा सकते हो, मतलब कि तुम्हें ग्रेट डाओ पे नहीं सीक्रेट टेक्निक पे ध्यान देनी होगी। अब जिन्यू उसकी तरफ देख कर बोलता है कि मुझे गॉड किंग लेवल सीक्रेट टेक्निक्स को कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा सीखना पड़ेगा, तो क्या मैं ग्रेट डाओ को सीख पाऊंगा। अब यहाँ पे वो लू फेंग से पूछता है कि मास्टर आखिरकार मुझे कितने गॉड किंग लेवल सीक्रेट टेक्निक्स को कॉम्प्रीहेंड करना होगा ताकि मैं गॉड किंग लेवल्स में ब्रेक थ्रू कर सकूँ। तो लू फेंग कहता है कि देखो तुमने ये जो कहा वो गलत है, तुम जितना भी चाहो ग्रेट डाओ को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, तुम जितना आगे जाओगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तुम्हें अभी ग्रेट डाओ के ब्रांचेस पे नहीं फोकस करना चाहिए बल्कि तुम्हें सीक्रेट मेथड्स पे फोकस करना चाहिए। धीरे धीरे उसको सीखना चाहिए, नेचुरली तुम ब्रेक थ्रू कर जाओगे। लू फेंग उसकी तरफ देख करके आता है कि एक बार तुम्हारी जो एक्यूमुलेशन जो कि तुमने ज्ञान का समर्पण किया है वो सॉलिड बन जाए, तुम आराम से गॉड किंग लेवल्स के ऊपर तक के लेवल्स से ऊपर जा सकते हो। लेकिन तुम्हें सबसे पहले सीक्रेट टेक्निक्स पे फोकस करना होगा, ना कि ग्रेट डाओ पे। तो जिन्यून कहता है कि डिस्पर्स समझ गया, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो लू फेंग कहता है ठीक है। अब लू फेंग ये अच्छे से जानता था क्योंकि उसने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर रखा होता है। यहाँ पे लू फेंग नहीं चाहता कि उसका जो डिस्पर्स है वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी गॉड किंग बनकर रह जाए, मतलब कि वो अपने डिस्पर्स को गॉड किंग लेवल से भी ऊपर ले जाना चाहता है। मतलब कि वो ओवरलॉर्ड तो शायद ही बन पाए लेकिन वो उसको टेरिफाइंग गॉड किंग लेवल्स में ले जाना चाहता है। कम से कम वो अल्टीमेट रिदम तो प्रैक्टिस करके जा ही सकता है। लू फेंग की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके साथ हमें ओरिजिन कॉन्टिनेंट के हिडन वर्ल्ड जो कि मदर रिवर वर्ल्ड से जाना जाता है उसको सीन दिखाया जाता है, जो कि असल में यानफेंग एंशिएंट नेशन से फाइट हमेशा करते रहती है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है गॉड किंग जोंगफू को, जो कहता है ये ब्लैक रॉब गोल्डन मास्क स्ट्रॉन्ग वाला बंदा, इसकी फिजिकल बॉडी तो अल्टीमेट रिदम जितनी ही पावरफुल और साथ में इसके सोल और विल पावर्स तो वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल्स को सरपास कर चुकी है। और यहाँ पे हमें उसी बंदी को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिरकार वो इतना दुनिया से कट कर क्यों रहता है। जिसके साथ हमें उसके सामने वाली बंदी को दिखाया जाता है जो कि असल में गॉड किंग यूफू होता है, और कहता है कि देखो जितने भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के टॉप टायर एग्जिस्टेंस होते हैं इंक्लूड कर दिया जाए हेवनली वुड नेशंस, टियानमू किंगडम्स के रियलम बीस्ट को और साथ में लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड्स को, तो वो सभी वहाँ पर फाइट कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए। लेकिन आखिरकार ये ब्लैक रॉब वाला बंदा रिसोर्सेज के बारे में केयर क्यों नहीं करता है। अब यहाँ पे उसके कहने का मतलब है कि जितने पावरफुल बंदे अभी ओरिजिन कॉन्टिनेंट में मौजूद है वो सभी रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक रॉब मतलब लू फेंग अपना रिसोर्सेज के लिए फाइट कर ही नहीं रहा होता है। अब गॉड किंग जोंगफू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ओरिजिन कॉन्टिनेंट की जितने भी टॉप एग्जिस्टेंस है, चाहे यहाँ पे बात करें एम्प्रेस ऑफ विंड सिटी जो कि फेंगरू होता है और जो फायर एंचेस्टर होता है। देखो एम्प्रेस ऑफ विंड
सिटी के पास एक्सट्रीम डोमेन एंचेस्टर की बैकिंग होती है, इसलिए उसे किसी और चीज मतलब ट्रेजर्स के लिए कम्पिटिट नहीं करना पड़ता है। और बात करें फायर एंचेस्टर्स की, तो वो ऑलरेडी युवान से मिल चुका होता है और उससे गाइडेंस भी ले चुका होता है, जिसके कारण उसे भी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं थी और वो कम्पिटिट नहीं करता और अपने कल्टिवेशन पे ध्यान दिए हुए था। लेकिन जंगफू भी कॉन्फ्यूज था कि आखिरकार ये ब्लैक रॉब वाला बंदा रिसोर्सेज के लिए फाइट क्यों नहीं कर रहा। तो यूफू गॉड किंग भी कहता है कि तुमने सही कहा, उसने सिर्फ ड्रीम डोमेन में ही फाइट की थी, उस वक्त ही एक मूव को चला था, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी हमने उसका ट्रेजर लैंड में कहीं भी ट्रेस नहीं देखा। क्या वो उन सारे ट्रेजर्स को ऐसे ही जाने देगा? उसकी स्ट्रेंथ से वो आराम से कई सारे ट्रेजर्स को पा सकता है। और यहाँ पे गॉड किंग यूफी फिर से आगे कहता है कि तुमने तो ये कहा, अब देखो टू ग्रेट नेशंस ने इतने साल तक हमें सप्रेस करके रखा था और हमें पता है कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए सभी के इरादे बड़े बड़े हैं और सब लोग इसके लिए फाइट कर रहे होते हैं। तो जंगबुक कहता है कि हाँ, मुझे तो लगा था, मैंने ये सोचा कि मैं उसको अपना एलाई बना लूंगा, टीम अप करके उन टू नेशंस के साथ फाइट करूंगा, लेकिन आखिरकार किसने सोचा था कि ड्रीम डोमेन इंसिडेंट्स के बाद वहां पर वो बंदा दिखेगा ही नहीं और वो इसी के बारे में कंफ्यूज था। अब ऐसा था भी क्या, लू फेंग वहां से हिला भी नहीं था, अपने स्टार टावर्स में जाके उन सारे बॉडीज को ही सीख रहा होता। तो कह सकते हो कि लू फेंग अभी के फिलहाल ट्रेजर्स के लिए कम्पिटिट नहीं कर रहा होता है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता कि वो इंतजार करने लगता है। अब यहाँ पे जंगफू और यूफू गॉड किंग्स को ये तो नहीं पता था कि लू फेंग को गॉड किंग बने हुए सिर्फ 300 साल ही हुए थे। अब लू फेंग ये अच्छे से जानता था कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की लाइफ स्पेंस खत्म होने में भी बिलियंस ऑफ ईयर्स बाकी है, इसलिए लू फेंग को इतनी भी जल्दबाजी नहीं थी। मतलब लू फेंग जो कि 300 सालों में गॉड किंग्स पहले बन चुका था, उसके लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स काफी ज्यादा लंबा होता है, उसमें वो आराम से ट्रेजर्स के लिए फाइट कर सकता है और साथ में वो अपने आप को अल्टीमेट रेलम तक भी ले जा सकता है। जिसके साथ हमें ह्यूआंग सिटी के स्टार टावर के सिटी लॉर्ड मैंसन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू फेंग अभी भी उस न्यूली एक्वायर्ड कॉस्मेटिक अल्टीमेट रेलम हिनवन ब्लडवाइन क्रिएचर्स को स्टडी कर रहा होता है, जहाँ पर उसे उन क्रिएचर्स के अंदर 15 डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स दिखती है, जो कि सो कॉल्ड 24 एस्पेक्ट लाइफ फॉर्म में से एक होती है। अब उनमें जो 3 अल्टीमेट रेलम ह्यूमन ब्लड क्राफ्ट के क्रिएचर्स होते हैं, उनके अंदर कह सकते हो तो बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे 6 एस्पेक्ट्स हुए तो मतलब 6 डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एक में फ्यूज किए हुए हैं, अगर 7 हुए तो 7 डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एक में फ्यूज किए हुए होते हैं। अब लू फेंग को सब स्टडी कर रहा होता है। लू फेंग अभी भी उसके मटेरियल और जिन डॉ को एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि अभी के फिलहाल मैं इन सब को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लू फेंग अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को इसी के साथ स्टार टावर के अंदर भेजता है और वहाँ के एंडलेस सीक्रेट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। अब लू फेंग उन सीक्रेट पैटर्न्स को पढ़ने लगता है, जहाँ पे कई सारे वेरियस कैटेगरीज होते हैं, जिनमें लाइफ टाइप सीक्रेट पैटर्न सबसे ज्यादा भरे पड़े हुए होते हैं, मतलब वही सबसे ज्यादा उसमें होते हैं। जहाँ पे लाइफ टाइप पैटर्न्स उसके कोर में अंदर भी मौजूद थी, जहाँ पे लू फेंग उसको पढ़ रहा होता है, जहाँ पे लू फेंग को 15 लाइफ फॉर्म्स भी दिखने लगती है। अब लू फेंग और भी डीप में जाकर रिसर्च करने लगता है, जहाँ पे वो जितना ज्यादा डीप में जाता 12 कलर ब्लड रेड स्केल्स जो कि स्टार टावर्स में मौजूद थे, वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती जाती है। अब लू फेंग तभी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये अब लू फेंग जितना ज्यादा अंदर जा रहा था, उसकी जो पावर्स थी ब्लड रेड स्किल्स की, वो बढ़ती जा रही होती। तो लू फेंग हैरान हो गया था, क्योंकि जो फ्राइटनिंग और एविल ऑरा निकल रही थी उसके अंदर, वो बहुत ज्यादा एंडलेस होती है। उससे लू फेंग की सोल भी कांपने लगती है और यहाँ पर लू फेंग की स्पिरिचुअल विल भी जवाब दे देती है। लेकिन लू फेंग वहां पे रोकता है और कहता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता, मैं जितना पढ़ रहा हूँ वो और भी टेरिफाइंग हो जा रही है। लेकिन लू फेंग इसी के साथ स्माइल रिवील करता है और कहता कि चलो आज मैं इसको डायरेक्टली फेस करने वाला हूँ। मतलब लू फेंग हमेशा पीछे हट जाता था, लेकिन इस बार लू फेंग फैसला करता है कि वो आज उस साइड टेरिफाइंग ऑरा को फेस करेगा। लू फेंग उसके सीक्रेट टेक्निक्स को जॉइन करेगा। लू फेंग ने पहले तो वही
प्लान बनाया होता कि कैसे उसने उस बड़े से आग का सामना करके अपने लिए एक टेक्निक बनाया है, वैसे ही आज भी वो स्टार टावर्स के इन सभी का सामना करके अपने लिए कोई ना कोई टेक्निक या फिर कह सकते हो कि इसके सीक्रेट को अनरिवील तो कर ही सकता है, जिसके साथ लू फेंग अपने आप को फिर से कल्टीवेशन में इमर्ज कर लेता है। लू फेंग इस बार उसके डीप स्केल्स के अंदर झांकने लगता है और ताकि वो इसके और भी अंदर गहराई में छिपे हुए राज को जान सके, जिसके साथ हमें बाकी सारे अर्जेंट कॉन्टिनेंट को लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे जितने भी फोर्सेस थे वो भी ब्लैक रॉक वाले बंदे का इंतजार कर रहे थे कि कब ये अपना मूव चलेगा। लेकिन उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्रीम डोमेन के इंसिडेंट्स के बाद वो गोल्डन मार्क्स वाला बंदा वहाँ पे आएगा नहीं और अननोइंगली इसी के साथ हाफ इरा फिर से पास हो जाता है, जिसके साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि स्टार टावर्स में मोरोसा की तरफ देखता और कहता कि अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब यहाँ पे लू फेंग भी अपने प्रोग्रेस को आगे नहीं बढ़ा पाया होता है। लू फेंग ने स्टार टावर्स की जो डीप इनफ एक्नॉलेजमेंट होती है उसको भी नहीं सीख पाया होता है। लू फेंग अभी भी 9 ब्रांचेज ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन को सीख नहीं पाया होता है। लू फेंग अभी के फिलहाल सिर्फ अपने 8 ब्रांच फ्यूजन टेक्निक्स को सीख लिया होता है। मतलब पहले हमने जाना कि वो 6 और 7 ब्रांचेस को कंबाइन करके अपने टेक्निक्स को बना रखा था और इस वक्त लू फेंग ने 8 ब्रांचेस को कंबाइन करके टेक्निक बना दी होती, 9 को भी कंप्लीट नहीं किया होता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मोरोसा ब्रेक थ्रू करता तो लू फेंग की क्या प्लानिंग रहने वाली है। तब तक के लिए बाय।